नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे वहां के लोगों में नई उम्मीद लेकर आए हैं। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है मरी ला पेन की हार। धुर दक्षिणपंथी मिजाज की मरी ला पेन ने उसी तरह के वायदे किए थे जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किए और ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के समर्थकों ने। यूरोपियन यूनियन से फ्रांस के अलग होने का मुद्दा भी चुनाव में गरमाया रहा, लेकिन जब नतीजे एमैनुअल मैक्रों के पक्ष में आए तो यूरोपियन यूनियन और पूरी दुनिया के सर से राजनीतिक अस्थिरता का बादल छंटा। विशेष में आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव नतीजों पर बात करेंगे और बताएंगे क्या है इस वक्त के नए निज़ाम के सामने चुनौतियाँ, भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और मैक्रों की जीत पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। यूरोपीय संघ के समर्थक और मध्य मार्गी एमैनुअल मैक्रों फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। मैक्रों के सामने अब फ्रांस की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ को बचाने समेत तमाम चुनौतियां हैं। एमैनुअल मैक्रों की जीत की खबर आते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे फ्रांस में हर तरफ जश्न का माहौल था। चुनाव जीतने के बाद मैक्रों ने कहा कि ये फ्रांस की जीत है और फ्रांस के लिए नई उम्मीदों और विश्वास से भरे अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने जनता से कहा कि वो लोगों के गुस्से, चिंता और शंकाओं से वाकिफ हैं। राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो अगले 5 साल फ्रांस को विभाजित करने वाली ताकतों से लड़ते रहेंगे। D'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. एक साल पहले बनी एन मार्क पार्टी के उम्मीदवार मैक्रों को तकरीबन 66% यानी कुल 2,07,53,797 वोट मिले। उनकी प्रतिद्वंदी नेशनल फ्रंट पार्टी की मेरी ला पेन को करीब 34% यानी 1,06,44,118 वोटरों का समर्थन हासिल हुआ। हार के बाद मेरी ला पेन ने अपना समर्थन करने वाले मतदाताओं का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दावा किया कि फ्रांस देशभक्तों और वैश्वीकरण के हिमायतियों के बीच विभाजित है। J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France. हालांकि बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 वर्षीय मैक्रों की ऐतिहासिक जीत से सब हैरान हैं। पूर्व बैंकर मैक्रों ने महज 5 साल पहले राजनीति में कदम रखा, फिर 2 साल तक राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने पिछले साल एन मार्श नाम से पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो यूरोप के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनके आगे का सफर आसान नहीं है। C'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. मैक्रों के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ा इम्तिहान जून में होने वाले संसदीय चुनाव तक अपना जनाधार बचाए रखने का है। फ्रांस में शरणार्थियों की समस्या, सरकारी खर्च में कटौती, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और बेरोजगारी से निपटने की चुनौती भी सामने है। मैक्रों के सामने फ्रांस राजनीतिक और आर्थिक सुधार का एजेंडा होगा। इस बीच मैक्रों ने साफ किया है कि वो यूरोपीय संघ और उनके देशवासियों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए काम करेंगे। À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur.
चुनाव प्रचार के दौरान ही मैक्रों ने लोगों से कई बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो कॉरपोरेशन टैक्स को 33% से घटाकर 25% करेंगे। अगले 5 साल के दौरान पर्यावरण सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल इनोवेशन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में 50 अरब यूरो का निवेश करेंगे। फ्रांस का राजकोषीय घाटा कम करेंगे, गैर कानूनी प्रवासन को रोकेंगे, सीमा नियंत्रण लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय संघ के रिश्ते बेहतर बनाने और फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने समेत कई बड़े वादे जनता से किए हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। फ्रांस के चुनाव परिणामों के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को दुनिया के कई बड़े देशों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान, चीन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शुभकामना संदेशों में फ्रांस के साथ काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने पर एमेनुएल मैक्रों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर लिखे संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत फ्रांस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि पश्चिम देशों में फ्रांस चीन के लिए काफी अहम देश है। चीन के लोगों के राजनीतिक संबंध फ्रांस के साथ काफी मजबूत हैं और हाल के सालों में ये और ज्यादा मजबूत हुए हैं। 中方注意到先生当选法国总统，习近平主席已经向马克龙先生致电祝贺。正如习近平主席在贺电中指出的那样，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。 जापान ने भी फ्रांस के चुनाव नतीजों का स्वागत किया है। जापान ने नए राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। まずフランス次期大統領にマクロン氏が選出されたことを歓迎し、心より祝意を申し上げます。 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्रांस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर एमेनुएल मैक्रों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका फ्रांस के साथ आगे भी मजबूत रिश्ते बनाए रखेगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने फ्रांस के चुनाव परिणामों पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एमेनुएल मैक्रों की जीत से यूरोप की एकजुटता और मजबूत होगी और फ्रांस जर्मनी की दोस्ती को नया आयाम मिलेगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस ब्रिटेन का सबसे करीबी सहयोगी देश है और नए राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए परस्पर तत्पर है। A new French president was elected. He was elected with a strong mandate, which he can take into as a strong position in the negotiations. The UK, we need to ensure we've got an equally strong mandate and an equally strong negotiating position. यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लाउड जूनेक ने ट्वीट कर चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जूनके ने कहा कि उन्हें खुशी है कि फ्रांस के लोगों ने यूरोप के भविष्य को चुना है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे मैक्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान तकनीक और मध्यम वर्गीय लोगों की नौकरियों जैसे मुद्दों पर उनके साथ काम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ आपसी सहयोग जारी रखेगा। You know, 100 years ago, the soldiers of France and the soldiers of Australia were fighting side by side to defend France, to keep France free, and indeed to defend Australia. We have been side by side in freedom's cause for over a century, and we are side by side in freedom's cause in the Middle East today. So we have great work to do to make the ties between France and Australia stronger still. इसके अलावा न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और ब्राजील समेत कई देशों से भी एमेनुएल मैक्रों को शुभकामना संदेश मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उदारवादी और मध्य मार्गी राजनीति के नए फ्रांसीसी चेहरे इमैनुएल मैक्रों की इस जीत से कई कीर्तिमान बने हैं। नेपोलियन के बाद फ्रांस के सबसे कम उम्र के इस राष्ट्रपति को चंद महीने पहले तक इस रेस में भी नहीं माना जा रहा था, लेकिन फ्रांस की राजनीति में भीतर भीतर जो पक रहा था उसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था।
चुनाव हुआ और मैक्रों ने एक बड़े अंतर से एक तरफा जीत हासिल की। आइए जानते हैं इमैनुअल मैक्रों के बारे में। इमैनुअल जॉन मिशेल फेडरिक मैक्रों, ये नाम कल से दुनिया भर की जुबान पर है। 39 साल के मैक्रों को प्रचार के दौरान अपनाए गए उदारवादी रवैये के चलते लोगों ने पसंद किया और उनके हाथ में फ्रांस की कमान सौंप दी। पूर्व नौकरशाह और निवेश बैंकर इमैनुअल मैक्रों ने इससे पहले आज तक कोई भी निर्वाचित पद नहीं संभाला है। 1958 के बाद पहली बार फ्रांस ने सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टी से बाहर जाकर किसी नए चेहरे में भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार में पहले ही संबोधन में मैक्रों ने वादा किया कि वो देश में मौजूद भेदभाव वाली शक्तियों से लड़ेंगे ताकि यूरोपियन यूनियन और उनके देश के बीच संपर्क और मजबूत किया जा सके। Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. मैक्रों फ्रांस की राजनीति में इतने अनोखे हैं कि उनके राजनीतिक आंदोलन एन मार्श का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि इस वक्त नेशनल असेंबली में नहीं है, यानी उनके कंधे पर नए सिरे से फ्रांस में सत्ता संभालने का जिम्मा है। 21 दिसंबर 1977 को फ्रांस के एमेंस शहर में जन्म हुआ। परिवार पूरी तरह गैर धार्मिक था। बाद में इमैनुअल मैक्रों खुद 12 साल की उम्र में कैथोलिक अनुयायी बने। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उसी शहर में हुई। बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा पूरी की। 1999 में वो पॉल रिकोर के संपादकीय सहयोगी बने। 2004 से 2008 के बीच उन्होंने फ्रांस के आर्थिक मंत्रालय में इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद ये जिम्मा छोड़कर वो निवेश बैंकर बन गए, लेकिन इसी दरमियान उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी कदम रख दिया। धीरे धीरे उनकी जमीन लगातार मजबूत होती गई। Emmanuel Macron, which is quite new, which is quite young in French politics, he needs to show that he has the profile to be the chief executive for France. Still, some French are wondering, can Emmanuel Macron make it? Is it maybe that he's too young, maybe that he has not the experience? पियानो बजाने में माहिर इमैनुअल मैक्रों 2006 से लेकर 2009 तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। सोशलिस्ट राष्ट्रपति फ्रांकोis ओलांद ने उन्हें अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। 2014 में इमैनुअल मैक्रों को आर्थिक मंत्री बना दिया गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधार पर काफी जोर दिया। अगस्त 2015 में इमैनुअल मैक्रों इन सब जिम्मेदारियों को छोड़कर राजनीतिक मैदान में जोर शोर से कूद पड़े। इसके बाद जो हुआ वो फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में जमाने तक याद रखा जाएगा। नए नवेले इमैनुअल मैक्रों ने राजनीति के धाकड़ों को परास्त कर चुनाव जीता और अब पूरे देश की कमान उनके हाथ में है। Et là, ce qui est frappant, c'est qu'il part avec a priori assez peu de chance de son côté. Il se lance dans l'aventure. Certains trouvent qu'il y a un parallèle entre sa manière de faire et celle qu'avait un jeune Napoléon. उनकी जीत से फ्रांस समेत पूरे यूरोपीय संघ ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी मैरीन ला पेन धुर दक्षिणपंथी मिजाज की नेता हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि अगर वो जीतकर सत्ता में पहुंचती हैं तो ब्रेक्जिट की तर्ज पर फ्रेक्जिट को अंजाम देंगी, यानी फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने की तरफ कदम बढ़ाएंगी। फ्रांस की नेशनल फ्रंट पार्टी के संस्थापक जीन मैरी की सबसे छोटी बेटी मैरीन ला पेन फ्रांस में प्रवासियों के लिए कड़ी नीति की समर्थक हैं। वो कट्टरपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा को फ्रांस में लागू करने की हिमायती हैं। अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और आर्थिक सुधार की वो मुखालफत करती रही हैं। मौजूदा चुनाव में मैरीन ला पेन के बदले इमैनुअल मैक्रों में लोगों ने भरोसा जताकर मैक्रों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम पहुंचे हैं
मोकोकचुंग जिले में। मोकोकचुंग जिले को आओ आदिवासियों का घर माना जाता है। आओ आदिवासियों की जीविका आज भी खेती किसानी से ही चलती है। आओ आदिवासियों की सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था अभी भी परंपरागत नियम और कानूनों के हिसाब से चलती है। कल जैसे एक आदमी मर गया, दो मर गया। हम लोग का क्रिश्चियन का धर्म का नेम से उनको ऐसे माफ कर देता। लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर ना आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ गया है। फ्रांस में कई दशक से राजनीति पर हावी रहने वाली 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, सोशलिस्ट और रिपब्लिकन, इस बार मुख्य मुकाबले से पहले ही बाहर हो गईं। साथ ही जनमत को उग्र राष्ट्रवाद और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ माना जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुअल मैक्रों आर्थिक मंत्री रहते हुए 2016 में एन मार्श नाम के संगठन की स्थापना की। महज 1 साल में ही यह संगठन फ्रांस के मतदाताओं की पहली पसंद बन गया। इससे पहले ना तो एन मार्श पार्टी ने कभी कोई चुनाव लड़ा और ना ही मैक्रों इससे पहले कभी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन 1 साल में ही एन मार्श उम्मीदवार देश के मतदाताओं की पहली पसंद बन गए। उन्होंने तो बिल्कुल नई पार्टी स्थापित करी और नई पार्टी के आधार से जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए और राष्ट्रपति बन गए, और वो भी क्या 39 साल की उम्र पे। तो मुझे लगता है कि फ्रांस के राजनीतिक जीवन में काफ़ी फेरफार हो सकता है। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन 1950 के दशक से सत्ता पर बारी बारी काबिज होते रहे, लेकिन इस बार इन दोनों ही प्रमुख दलों के नेता पहले दौर में ही चुनावी दौड़ से बाहर हो गए। सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कई मामलों में न्यायिक जांच चल रही है। दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। मैक्रों को 24%, नेशनल फ्रंट की मेरी लपेन को करीब 21.5%, कंजर्वेटिव उम्मीदवार फ्रांसवा फियो को करीब 20% और वामपंथी उम्मीदवार जान लुक मेलाशों को महज 19.5% वोट हासिल हुए। तो सबसे बड़ा जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, आपको 2 नॉन ट्रेडिशनल पार्टीज वो फाइनल राउंड में गई, और जो तीसरे नंबर पे भी आए 19.5% लेके फर्स्ट राउंड के बाद, वो मेलनकॉन थे एक्सट्रीम लेफ्ट के, वो जो लेफ्ट से ज़्यादा जुड़े नहीं थे, पर उनकी सोच भी काफ़ी हद तक है ना जो इस्टेब्लिश पार्टी है उनसे दूर थी। तो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव तो आ ही चुका था राजनीति में इस चुनाव के पहले और दूसरे राउंड के रिजल्ट के बाद। फ्रांस के चुनाव नियमों के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार पहले दौर में सीधी जीत के लिए जरूरी 50% वोट नहीं जुटा पाया। इसके बाद दूसरे दौर का चुनाव जरूरी हो गया। दूसरे दौर में पहले 2 स्थानों पर रहे मैक्रों और मेरी लपेन के बीच मुकाबला तय हुआ। हालांकि फ्रांस के चुनावी इतिहास में आज तक कोई उम्मीदवार पहले ही दौर में 50% वोट हासिल नहीं कर पाया है।
तो अपने आप में जो इमैनुअल मैक्रों की जो जीत है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी। और जो ब्रेक्सिट के बाद एक डर पैदा हो गया था पूरे दुनिया में कि ब्रेक्सिट के बाद संभव है कि मैरीन ले पेन आ जाएं, जो उन्होंने कहा था कि वो यूरोप का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी, परंतु सेकेंड राउंड में या फाइनल राउंड में उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, अपनी जो स्टैंड थी, काफ़ी हद तक बदली थी। परंतु लोगों को ये विश्वास था कि वहाँ पर तकरीबन वैसी ही पॉलिसीज़ लाने की संभावना है अगर मैरीन ले पेन जीतेंगी, जैसी कि ट्रंप बात कर रहे हैं अमेरिका में। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और ब्रेक्जिट वोट के बाद माना जा रहा था कि धुर दक्षिणपंथी फ्रांस में जीत हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के कई देशों में हाल के दिनों हुए चुनावों में दक्षिणपंथी मजबूत होकर उभरे हैं, लेकिन मध्यमार्गी मैक्रों पहले दौर के चुनाव से ही आगे नजर आए। हालांकि उनके विपक्षियों ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंके रखी। इस बार चुनाव के दौरान ही कई घोटाले और नए नए खुलासे सामने आए। आखिरी समय में मैक्रों पर हैकिंग हमले जैसी बातें भी सामने आईं, लेकिन आखिरकार मैक्रों चुनाव जीतने में सफल रहे। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इमैनुअल मैक्रों के राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद दुनिया की निगाहें फ्रांस की राजनीति पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि मैक्रों की अगुवाई में फ्रांस दुनिया के लिए और उदारवादी रवैया दिखाएगा। भारत और फ्रांस के बीच बीते कई वर्षों से काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं। ऐसे में मैक्रों की जीत से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। आर्थिक मंदी के बाद से यूरोप में उथल पुथल का दौर आज तक जारी है। किसी देश की आर्थिक हालत खराब है तो कहीं प्रवासियों का दबाव, कहीं बेरोजगारी चरम पर है तो कहीं पर यूरोपीय यूनियन से अलग होने की मांग उठ रही है। इस पूरे दौर में यूरोप के भीतर धुर दक्षिणपंथी ताकतों का जनाधार लगातार बढ़ा है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के फैसले पर जिस तरह मुहर लगी, उसके बाद से यूरोपीय यूनियन को एकजुट बनाए रखने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रांस में भी विपक्षी उम्मीदवार मैरीन ले पेन ने जीत के बाद फ्रांस को यूरोपीय यूनियन से अलग करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा फ्रांस के लोग राहत की सांस ले रहे हैं और यूरोप समेत पूरी दुनिया भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि फ्रांस की विदेश नीति में कोई व्यापक बदलाव नहीं आएगा। संबंध काफ़ी हद तक मैक्रों और मोदी में जो पहले थे वो चल रहे थे, पर इतनी गर्माहट नहीं दिखाई पड़ेगी अगर ले पेन होती, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है एक उसमें कि जितने पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जैसे हमारे मोदी जी हो गए, ले पेन जैसी हैं, जैसे आपके पुतिन साहब हो गए, उनके बीच में रिश्ता काफ़ी अच्छा बनता है। परंतु यहाँ पर जो मैक्रोन साहब आ रहे हैं वो उनका नज़रिया, उनकी फॉरेन पॉलिसी पिछले से मिलती जुलती होगी, परंतु कोई उसमें खास अंतर नहीं आएगा। फ्रांस में जो बड़ी मुश्किलें इन दिनों दिख रही हैं, इमैनुअल मैक्रों ने चुनाव प्रचार के दौरान कमोबेश सभी मुद्दों को उठाया। इनमें यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के बीच संबंध, धीमी आर्थिक विकास दर, यूरोजोन संकट, खर्च में कटौती का मामला, सामाजिक तनाव, प्रवासियों की बढ़ती संख्या, आतंकवादी घटनाएं और मौजूदा राजनीति से लोगों का मोहभंग शामिल हैं। मैक्रों को धर्मनिरपेक्ष, रंगभेद विरोधी और मानवाधिकार का समर्थक माना जा रहा है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ उनका रवैया नरम और उदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा खौफ ये था कि अगर मैरीन ले पेन जीत जाएंगी तो जितना भी इस समय दुनिया में रोष है, जितना माइग्रेंट्स की तरफ, रेफ्यूजीज़ की तरफ एक इस्लामोफोबिया काफ़ी हो रहा है और जो शख्सियत है यूरोप की उसके बारे में काफ़ी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, तो कम से कम वो सब प्रश्न चिन्ह सब उठ गए हैं और यूरोपियन यूनियन की तरफ जो डर था कि अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा वो ख़त्म हो गया। आर्थिक उदारीकरण के समर्थक इमैनुअल मैक्रों भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। हाल के दिनों में भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। 1998 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, जिसके तहत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग से दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर करार किया। 2008 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान यह करार हुआ था। 2013 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भारत आए तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और शोध पर सहयोग और रेल में सहयोग जैसे मुद्दों पर करार हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए।
इस दौरे में फ्रांस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद भी भारत और फ्रांस के बीच कई अहम समझौते हुए। राफेल सौदा इनमें बेहद अहम है। माना जाता है कि इमैनुअल मैक्रों इन नीतियों और समझौतों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छी दिशा पे जाएंगे और मुझे लगता है कि वो दिशा पे चलते रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरी है कि फ्रांस के साथ भारत को आर्थिक संबंध मजबूत करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जर्मनी के हिसाब से और यूके के हिसाब से हमारे फ्रांस के साथ जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी नबले हैं, काफ़ी मजबूत नहीं है। उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांकोis ओलांद के करीब रहे हैं, लिहाजा उनकी विदेश नीति को वो अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में भी इन नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। फ्रांस जिस तरह सुस्त आर्थिक विकास दर के दौर से गुजर रहा है, वैसे में वहाँ बेरोजगारी के हालात काफ़ी भयावह हो गए हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से तरक्की कर रही बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ आर्थिक समझौते वहाँ के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वक्त दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 10 से 11% की दर से बढ़ रहा है। भारत और फ्रांस इसे आगे और बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं। लिहाजा जानकारों को उम्मीद है कि न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक मामलों में बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी। मैरिन ले पेन अगर राष्ट्रपति चुनी जाती तो प्रवासियों और आर्थिक उदारवाद की विरोधी मत होने के चलते इसमें सुस्ती आ सकती थी। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।